बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू ऑल इन स्कूल ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम नाइन्थ की किताब का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है, इसकी हेडिंग है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? बायोलॉजी जैसे कि नाम है लिविंग थिंग्स। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स। हमने बायो की डेफिनेशन देखी थी कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब भी क्या होगा? ऐसा कोई मसला, कोई ऐसे प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक लिविंग थिंग्स से है। वो कोई डिजीज़ हो सकती है, चाहे उसका कोई डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट है, या उसका स्प्रेडिंग है कि रीज़न है कि वो डिज़ीज़ क्यों फैल रही है, और या फिर इसके अलावा जानदारों से रिलेटेड एनी इशू, कोई सा भी मसला जो कि जानदारों से रिलेटेड है हो, उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसमें आज का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह हल किया जा सकता है और किस तरह वो साइंस का नॉलेज बन जाता है, उसके बारे में सारे स्टेप्स स्टडी करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? बायोलॉजिकल मेथड, क्योंकि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड्स तरीक़ाकार अपनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ये बायोलॉजिकल मेथड जो है, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं। और बायोलॉजिकल मेथड क्या है? एनी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक मेथड। ऑर्गेनाइज्ड एंड systematic method। यानी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक मेथड जो है वो बायोलॉजिकल मेथड होता है, जो कि यूज़ किया जाता है टू रिजॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। टू एनी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक मेथड टू यूज़ टू रिजॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कि कोई सा भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक मेथड इस्तेमाल किया जाता है, उस मेथड को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। साइंटिफिक मेथड, कि ये बायोलॉजिकल मेथड क्या है? असल में क्या होता है? साइंटिफिक मेथड होता है, जिससे की वजह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। अब बायोलॉजिकल मेथड जो है, असल में यही मेथड या ये जो साइंटिफिक मेथड है, इसके की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसको हम देखें कि इसकी क्या अहमियत हो सकती है किसी भी फील्ड में, ख़ास तौर पर साइंस में एक बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड की क्या अहमियत हो सकती है। उसकी सबसे पहले ये कि ये जितनी भी एडवांसमेंट स्टडीज़ में एडवांसमेंट होती है साइंस की, स्पेशली साइंस की स्टडीज़ में जितनी भी एडवांसमेंट आती है, वो उसको में हेल्प करता है। साइंस की एडवांसमेंट इन नॉलेज ऑफ साइंस। या फिर आप मेडिसिन्स में देख लें, मेडिसिन्स में किसी कोई नई बीमारी, कोई नई मेडिसिन बनती है, या कोई बीमारी है, उसका इलाज दरियाफ्त होता है, तो ये सारी इम्पोर्टेंस जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें किसके ज़रिए मिलती है? एक साइंटिफिक मेथड के ज़रिए या बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए। और इसके अलावा ये मेथड अहम किरदार अदा करता है उसमें साइंटिफिक रिसर्च जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेस होती हैं, उन सब में यही मेथड जो है वो अहम किरदार अदा करता है। और इसके अलावा एक मेथड हम ये भी कह सकते हैं, क्वालिटी जो है, इसमें क्वालिटी ऑफ डाटा जो है उसको भी बेहतर किया जाता है, और पब्लिक यूज़ के लिए इस्तेमाल, डाटा फॉर पब्लिक यूज़
जो है वो सामने आ जाता है, डाटा फॉर पब्लिक यूज़, कि इसके साइंटिफिक मेथड के ज़रिए जब एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो इन्फॉर्मेशन हासिल होती है वो पब्लिक यूज़ में भी आ जाती हैं, जो सबके सामने पब्लिश कर दी जाती हैं। और यही मेथड जो है तमाम रिसर्चेस की बाइस बनती हैं, या साइंस में नॉलेज के इजाफे का बाइस बनते हैं। यहाँ तक तो होगी इम्पोर्टेंस। अब हम इसी बायोलॉजिकल मेथड के मुख्तलिफ स्टेप्स देख लेते हैं। तो अभी अगला हमारा ये टॉपिक होगा स्टेप्स फॉर बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल कह लें या साइंटिफिक मेथड कह लें, बायोलॉजिकल मेथड। तो हम यहाँ पर वन बाय वन इसके टोटल 7 स्टेप्स हैं और हम इसको वन बाय वन को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है इसका वो है रिकॉग्निशन ऑफ biological problem. First step of this method is recognition of biological problem. इसका मतलब है कि पहले स्टेप में हमने ये देखना है कि असल में हमने पहचानना है। रिकॉग्निशन का मतलब यहाँ क्या है? टू एक्सप्लोर, या हम कह सकते हैं जांच पड़ताल करना, पहचानना कि कोई सा भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे इर्द गिर्द अगर कोई हो रहा है तो उसको पहचानना, उसके बारे में जानना। अगर हम आज के हालात के बारे में देखें तो आज का हमारा जो मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल में सब स्टूडेंट्स के जहन में आएगा, वो मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो वही कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस ये जो है आज कल हर पूरी वर्ल्ड में ये एक प्रॉब्लम सामने आ रहा है। ये इस प्रॉब्लम को हर कोई जो है इसको पहचान रहा है और इसके बारे में जानता है। यही इसी तरह का कोई प्रॉब्लम जो है इसको हल करने के लिए हम अगर कोई कभी कामयाब हो जाएंगे, इसको एंड में, अभी तक तो ये अंडर स्टडी है और इसका कोई वाज़ेह रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर इसको देख सकते हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि आप कोई सा भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो सोसाइटी में आपके सामने आ रहा है वो इसमें हम देखते हैं। उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपको कोई बीमारी है तो आप उस प्रॉब्लम को देखते हुए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जैसे कोरोना है तो आपके अंदर कोई ना कोई सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं, तो आप उसके बाद जो है वो अपने उस प्रॉब्लम को पहचानते हैं, जानते हैं, तो के हल के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद कि आपको पता चल गया कि एक प्रॉब्लम जो है वो हो रहा है, तो हमारा जो दूसरा स्टेप होता है, सेकंड स्टेप इज़ द ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना। कि सेकंड स्टेप में हमारा फिर हम अपने इर्द गिर्द मौजूद जो उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो उसको ऑब्जर्वेशन जो है वो हासिल की जा सकती है बाय यूजिंग 5 सेंसेस। हम अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जर्वेशन देते हैं। या फिर जैसे अगर आप किसी बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको क्या महसूस होता है, तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन, आपको पिछले 2 दिन 3 दिन से जब से आप अपनी तबीयत ख़राब समझ रहे हैं, आप उसके लिए डॉक्टर को बताते हैं कि ये मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे छींकें आ रही हैं या खांसी हो रही है, तो ये सारी आपकी ऑब्जर्वेशन होंगी जो आप डॉक्टर को बताएंगे। और या फिर डॉक्टर जो है वो फिर अपनी 5 सेंसेस यूज़ करते हुए वो आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो खुद से ऑब्ज़र्व, कुछ मालूमात जो है खुद से ऑब्ज़र्व करेगा। तो ऑब्ज़र्वेशन क्या जो है वो प्राइमरी सोर्स भी हो सकता है कि डायरेक्ट आपका अपना एक्सपीरियंस भी हो सकता है, या ऑब्ज़र्वेशन आप हासिल कर सकते हैं किसी किताब को पढ़ के, कि या पहले से मौजूद कोई नॉलेज की वजह से भी आपका तक आ सकती हैं। तो ऑब्ज़र्वेशन जो है यहाँ पर हम देखते हैं ऑब्ज़र्वेशन की 2 टाइप्स हो सकती हैं। एक ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हो सकती हैं। ऑब्जर्वेशन को हम 2 टाइप्स के लिहाज से देखते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव इसमें हम म्यार के हिसाब से बात करते हैं और क्वांटिटेटिव में हम मिकदार के हिसाब से बात करते हैं।
म्यार के लिहाज से और मकदार के लिहाज से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो आपको कहा जाता है आप पास्ड हो, और पास हो, या कुछ स्टूडेंट्स को बता दिया जाता है कि वो फेल है। पास्ड और फेल ये क्वालिटेटिव जो है वो रिज़ल्ट है। लेकिन अगर बता दिया जाता है कि कितने परसेंट नंबर लिए हैं, कितने सब्जेक्ट्स में फेल है, तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो क्वांटिटेटिव हो जाती हैं। तो हम, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं बाज़ार और आप देखते हो सबसे पहले उस कोल्ड ड्रिंक को लेने से पहले आप देखते हो कि वो ठंडी है या गर्म। अगर आप ठंडी और गर्म के हिसाब से देखते हो तो फिर आप वो मतलब कि वो आप उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हो, और फिर उसके बाद क्वालिटी चेक करने के बाद आप देखते हो कि 1 लीटर है, 1.5 लीटर है, 2 लीटर है, कितनी आप ले रहे हैं, 1 लीटर ले रहे हैं, तो आप वो उसकी क्वांटिटी चेक करते हो। इससे अब मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ऑब्जर्वेशन में दोनों ही ज़रूरी है। लेकिन करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जब हम देखेंगे तो जो क्वालिटेटिव है ये लेस एक्यूरेट, इसके लिए हम लिखते हैं लेस एक्यूरेट है, और क्वांटिटेटिव जो है वो मोर एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू क्वालिटी। और इसी तरह जो क्वालिटी है वो नॉट मेजरेबल है, क्वालिटी नॉट मेजरेबल है कि मेजर नहीं की जा सकती, नॉट मेजर्ड, और ये मेजर्ड की जा सकती है। और इसी तरह अगर हम इसकी आगे इसकी क्वालिटी देखे जाए तो ये वेरिएबल होती हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो वेरिएबल होती हैं, और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हैं वो इनवेरिएबल होती हैं। और ये जो है इन टर्म्स ऑफ जो है कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, कैन नॉट इन नंबर्स, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन नंबर्स, और ये इसको हम नंबर्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नंबर्स में लिख सकते हैं। इसमें जैसे हम कह सकते हैं मोर लेस, इसमें हम मोर लेस की बजाय एक ख़ास क्वांटिटी जो है उसकी अमाउंट जो है वो बताते हैं। या जैसे मैंने फेल और पास का वो बताया था कि फेल और पास बता देना, और परसेंटेज और नंबर का बताना क्वांटिटेटिव की एग्जांपल है। या फिर आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट, हम ये कहते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। इससे हम उसको ये क्वालिटी का तो पता चल रहा है कि, लेकिन इसका हमें ये नहीं पता चल सकता कि कितना जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से ठंडा होता है। द फ्रीजिंग, लेकिन अगर हम ये कहते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 सेल्सियस, तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किस हद तक इनके अंदर कंपैरिजन पाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा स्टेप फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इसमें एक टेम्परेरी स्टेटमेंट होती है। हम फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस ये ऑब्जर्वेशन पर बेस करती है। हम ये जो भी हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको हम अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बनाते हैं। फिर इसके अलावा ये एक टेम्परेरी स्टेटमेंट होती है, इसको टेस्ट किया जा सकता है, इसको रिजेक्ट किया जा सकता है, इसीलिए कह सकते हैं टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट मीन्स के कैन बी रिजेक्ट, कि इट शुड बी टेंटेटिव स्टेटमेंट, और इसको मतलब कि इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, या ये ट्रू या फॉल्स वाली करने के सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, राइट एंड ट्रू, राइट एंड रॉन्ग के सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। लेकिन ये हम उससे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन से ही हम अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। और अगर हम कुछ फीचर्स देखते हैं हाइपोथेसिस के उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होनी चाहिए, कैसी होती है। एक जनरल स्टेटमेंट होती है, हम कह सकते हैं इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, इसको इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, और इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, बेस्ड ऑन
ऑब्जर्वेशन होने चाहिए और सिंपल होना चाहिए। इट शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। इट शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल जितना और इसके अलावा इट शुड बी ए टेस्टेबल होना चाहिए कि इसको टेस्ट किया जा सके कि ये सारे फीचर्स हमने उसके हाइपोथेसिस के देखे। एक तो कि जनरल स्टेटमेंट हो, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, सिंपल और टेस्टेबल होना चाहिए। यहाँ तक तो हमने देखा है बायोलॉजिकल मेथड। इसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड में हमने क्या कुछ देखे हैं। सबसे पहले हमने बायोलॉजिकल मेथड का पहला स्टेप जो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम देखा, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन, फिर हमने जो है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस।